तो अभी देखते हैं हम इसका डेफिनेशन, जो डायरेक्शन रेशियो का डेफिनेशन है ना, एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है ना। अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होना पड़े, कब होगा? अगर वो एल के साथ प्रोपोर्शनल हो, एम के साथ बी प्रोपोर्शनल है, एन के साथ सी प्रोपोर्शनल। मतलब कि एल बाई ए इक्वल टू हमेशा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है ना। और m बाई बी भी क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। और n बाई सी भी क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है ना। तो ए बी सी को हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन रेशियो कहेंगे जब ये सेटिस्फाई होता है। ठीक है ना। अब हम बात देखते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिलेशनशिप है ना, वो कितना आता है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्या आते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, एक फिगर ड्रॉ की यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया ऐसे ओपी। ठीक है ना। और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाँ इधर वाई एक्सिस ले लिया, इधर जेड ले लिया। ठीक है ना। तो ये एंगल कितना है? अल्फा है। ये एंगल कितना है? बीटा। और ये कितना है? गामा है। ठीक है ना। ये डायरेक्शन रेशियो है। मतलब L इक्वल टू कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन, M इक्वल टू कॉस बीटा, और एक n इक्वल टू क्या है? कॉस ऑफ गामा। ठीक है ना। ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है। अब देखो, ये P का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना। ये P का, इस पॉइंट को मान लो P का तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई जेड। हो गई बात। अब देखो, ये जो एक्स वाई जेड मैंने पॉइंट लिया, वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ पर? वाई एक्सिस पर। देखो दिखने में कैसा लगेगा हमको? ये एंगल को पहले छोड़ दो, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये जो P पॉइंट से y एक्सिस तक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर x एक्सिस पर करोगे तो सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा ना। तो अगर ऐसा होगा तो हम ये तो एंगल क्या मान रहे थे? अल्फा मान रहे थे ना। ठीक है ना। और अगर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़े तो हमको ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये दिखने में तो परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, लेकिन ये एंगल कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि मैंने जो बताया था, अगर ये एक्सिस है ना, ये अगर कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, कोई भी वेक्टर है, तो इसमें से अगर मैं क्या करूंगा? परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसा होगा ना, लेकिन दिखने में हमको कैसा लगेगा कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा लगेगा। ओके, अब देखो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है। तो ये तो हमारा y एक्सिस तक ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। फिगर को और अच्छे से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। और एक अच्छी तरीके से इसको दिखाने की कोशिश करते हैं हम। ओके, तो देखो ये एंगल था अल्फा और ये पूरा का पूरा था बीटा एंगल। ओके, अब देखो मैंने साइड पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ऐसे। इसको मान लो ये P पॉइंट ऊपर है ना, तो ये P पॉइंट है। ठीक है ना। और उसके बाद ये O है, तो ये O ले लिया मैंने, और एक पॉइंट A मान लिया। ओके, इधर x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस को इधर लिया मैंने। तो यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉ करोगे, अगर तुम y पर ड्रॉ करना चाहो तब भी कर सकते हो। तो मैंने x पर ड्रॉ कर दिया। x पर करने से तुम लोगों को इजी लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये cos अल्फा, ये अल्फा एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, ये अल्फा एंगल है, तो हम cos अल्फा कितना बता सकते हैं यहाँ से? अगर इसको तुम a पॉइंट मान लो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ना। मतलब OA अपॉन क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो cos ऑफ अल्फा इक्वल टू OA। OA मतलब कितना? ओरिजिन से A तक दूरी कितना होगा? ये x हो जाएगा ना। ठीक है ना, क्योंकि x एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? x है ना। तो ये हो जाएगा x, OA का वैल्यू हो जाएगा x। OP मतलब ये हो जाएगा ना, इसको हम r मान लेंगे। OP मैग्नीट्यूड मतलब ये जो OP वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड हम r मान लेंगे, तो ये हो जाएगा r। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? x इक्वल टू क्या है? और एक बात बताओ, ये जो L का मतलब क्या था? cos अल्फा था, तो हम यहाँ पर L लिख सकते हैं। तो x अपॉन r का मतलब हो जाएगा L। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा x इक्वल टू एल आर। इन दिस मैनर अगर तुम P पॉइंट से यहाँ तक y तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो तुमको मिलने वाला है y इक्वल टू एम आर, और z इक्वल टू क्या मिलेगा? एन आर। ठीक है ना। x इक्वल टू एल आर, y इक्वल टू एम आर, z इक्वल टू एन आर। ठीक है ना। ये जो वेक्टर था ना OP को हम कैसे लिखते थे? OP
ओपी को हम ऐसे लिखते थे ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप। अब देखो x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एल आर लिख सकते हैं, तो x की जगह क्या लिख दिया, एल आर आई कैप। y की जगह एम आर जे कैप, तो एम आर जे कैप। और z की जगह क्या लिख सकते हैं, एन आर के कैप। ठीक है ना। मतलब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो हम क्या करेंगे, L इक्वल टू क्या करेंगे, x को r से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा इसको किससे डिवाइड कर देंगे, ये जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वेक्टर का उससे डिवाइड कर देंगे, तब हमें L के वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा हम। ठीक है ना। L का मतलब cos अल्फा कितना आएगा। ओके। उसके बाद अगर हमें m निकालना है तो m का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से y अपॉन r आ जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब कि हम L M N कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट पता है ना, और अगर वेक्टर पता है। मतलब ऐसे मान लो अगर हमारे पास 1, 2, 3 एक वेक्टर है, इसको अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले r निकालेंगे। r का मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका कितना हो जाएगा, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, r का मैग्नीट्यूड ये इस वेक्टर का रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब कि 14, रूट ओवर 14 हो जाएगा। इसका क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब हमें बताना है कि L का वैल्यू निकालो, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बाय r। x का वैल्यू कितना रखा मैंने, 1 रखा, तो यहाँ पर 1 रख दी। r का मतलब क्या है, रूट ओवर 14, तो रूट ओवर 14 रख दी। तो L का वैल्यू हमें पता था cos अल्फा था, तो cos अल्फा को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो cos अल्फा की वैल्यू 1 बाय रूट ओवर 14 आ गया। अब हमें अल्फा मालूम नहीं है, अगर हमारे पास ऐसा होता कि cos अल्फा इक्वल टू हाफ, तो अल्फा का वैल्यू हमको मालूम होता 60 डिग्री हो जाता। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 1 अपन रूट ओवर 14 है, इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम। इसके लिए हमको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा कि अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे फंक्शन में बोले थे ना f इनवर्स, तो cos उधर जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना। हम सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। ओके। तो ये होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस और कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशनशिप। मतलब x इक्वल टू होता है एल आर, y इक्वल टू एम आर एंड z इक्वल टू एन आर। ठीक है ना। ओके। अब हम एक और बात करेंगे जो है कि हाँ, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, x इक्वल टू एल आर, y इक्वल टू एम आर, एक और रिलेशन आता है, यहाँ से ही आता है। इसका प्रूफ कभी कभी पूछते भी है। तो यहाँ तक को हमको पता चल गया कि हम x इक्वल टू एल आर करेंगे, मतलब इस कोऑर्डिनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। x की जगह पे हम एल आर लिख सकते हैं, y की जगह पर एम आर लिख सकते हैं, और z की जगह पर एन आर लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर। तो x की जगह तुमने एल आर रख दो, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है ना। और एन स्क्वायर, और z का वैल्यू रख दो एन स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से तुम अगर आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है ना। एक इक्वेशन मिल गया हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब देखो ये शायद क्लियर नहीं आ रहा था। ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना है। देखो हमारे पास ओपी एक पोजीशन वेक्टर था, कितना था, एक्स आई कैप वाई जी कैप प्लस जेड के कैप था। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा था इसको हम आर बोल रहे थे, ओपी का मैग्नीट्यूड आर है, और ये किसका बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो यहाँ पर अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, आर स्क्वायर आ गया। मतलब या इसका वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर है। ठीक है ना। ये तो समझ में आ गई कि ये ओपी तो ये होता था, तो मैग्नीट्यूड आर के बराबर, आर का मतलब ये हो गई बात। अब देखो इस इक्वेशन में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कि इस लाइन के बाद देख लेना,
इसकी जगह हमने क्या लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर, और राइट साइड में पहले से ही क्या है आर स्क्वायर इंटू क्या है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, ठीक है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम 3D में भी यूज करेंगे कभी कभी, ठीक है ना। वेक्टर में भी इसका यूज है, ठीक है ना। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके इस रिजल्ट को बता दी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो हमने क्या कुछ रिजल्ट्स हमको मिल गया क्या कि आर वेक्टर इक्वल टू ऐसा होता है, ये पोजीशन वेक्टर है किसी वेक्टर का किसी पॉइंट का, तो एक्स वाई जेड को हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, ठीक है ना। 2 नंबर पर क्या है एक्स इक्वल टू एल आर होता है, मतलब डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस और जो मैग्नीट्यूड आता है ना उसको कनेक्ट करने वाला रिलेशन ये होता है एक्स इक्वल टू एल आर वाई इक्वल टू एम आर जेड इक्वल टू एन आर। अभी बताया कि ट्राइंगल तुम अगर ऐसे लोगे, एंगल अगर अल्फा है तो cos अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो x होता है और ये r होता है हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos अल्फा डेफिनेशन। तो यहाँ से x इक्वल टू हमको क्या मिलता है r इंटू cos अल्फा का मतलब l होता है, तो x इक्वल टू एल आर वाई इक्वल टू एम आर जेड इक्वल टू एन आर, ठीक है ना। तो x की जगह हम एल आर रख सकते हैं, रख दिया, y की जगह एम आर रख सकते हैं तो रख दिया, z की जगह एन रख सकते हैं तो रख दिया, मतलब किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या मिला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 मिला, मतलब एल का वैल्यू था cos स्क्वायर अल्फा, एम को हम cos स्क्वायर बीटा बोलते हैं, एन को cos गामा बोलते हैं, तो दोनों तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमेशा 1 आना जरूरी है, ठीक है ना। ये होता है हमारा रिजल्ट। ओके अब बात करते हैं एक सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, ये लिख लेना तुम लोग अच्छे से, ठीक है ना, ये लिख लेना अच्छे से। अब देखो हम अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। सेक्शन फॉर्मूला तुम लोगों को पहले भी मिला था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिला था सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, ठीक है ना। तो कैसा था सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिटेल तो मैं आज नहीं बताऊंगा, लेकिन हम फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे वो बताते हैं, ठीक है ना। हमारे पास अगर किसी वेक्टर ऐसा होता है पी क्यू, अगर ये पी क्यू किसी वेक्टर है ना, पी क्यू को ज्वाइन करने वाला ये इधर है किसी एक पॉइंट मान लो आर, ठीक है ना। पी क्यू एक वेक्टर है तो इसका बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट है आर जो इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। अगर r का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होता था x, y, तो हम कैसे निकालते थे, पहले हम कैसे निकालते थे क्लास 10 में mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ऐसा था ना फॉर्मूला। और y इक्वल टू भी ऐसा ही था my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ऐसा था। अब देखो अब हम इस वेक्टर को बारे में बात करेंगे, r एक किसी भी पॉइंट है, मतलब पी आर अपॉन आर क्यू हमारे पास कितना है m/n है। तब अगर हमें किसी भी ओरिजिन O से इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है ना, O से, ठीक है ना, तो OR का जो पोजीशन वेक्टर होगा ना, OR का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसा होगा m इंटू बी वेक्टर, मतलब कि किसका पोजीशन वेक्टर बताएंगे Q का, Q का पोजीशन वेक्टर मान लो B है ओरिजिन से और P का मान लो A है, तो एम बी प्लस एम ए डिवाइडेड बाई, सॉरी ये एन होना चाहिए, एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक है ना। ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो बी होता है क्यू का पोजीशन वेक्टर, और हाँ ओके, तो m/n करने पर पी आर आर क्यू, हाँ किताब में भी ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे लिख लेना। तो ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर बी है, तो एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। जब भी किसी वेक्टर के इंटरनल पर कुछ पॉइंट होता है, मतलब अंदर कोई पॉइंट होता है, तो रेशियो ये आता है। अगर बाहर ये पॉइंट अगर बाहर होता ना तो फॉर्मूले में माइनस आ जाता, ठीक है, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में बात करेंगे। ये होता है इंटरनल, जब इंटरनल कभी कुछ ना कुछ पॉइंट होता है तो इसका प्रूफ मैं कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम आज रखते हैं, ठीक है।